गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप राजस्थान गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार 9th क्लास से सीधे प्रमोट हो चुके हैं 10th क्लास में। तो हम 10th क्लास की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास में साइंस का एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन इस चैप्टर में कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर कार्बन के ही चारों तरफ घूमेगा। तो कार्बन से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई है पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कार्बन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम बर्जीलियस थ्योरी से कर रहे हैं। बर्जीलियस थ्योरी में ये कहा गया, पढ़ लेते हैं अपन बर्जीलियस थ्योरी को। पहले क्या बर्जीलियस थ्योरी है? बर्जीलियस पोस्टुलेटेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ओनली from living organism and they cannot be synthesized in laboratory artificially. This theory is called vital force theory. देखिए, बर्जीलियस ने कहा कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। यदि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम उससे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और हम चाहते हैं कि हम किसी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तरीके से, आर्टिफिशियली मेथड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएं, तो वो भी नहीं हो सकता। ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। बर्जीलियस के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। इस थ्योरी को एक नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस की थ्योरी के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस थे वो बेसिकली आप ऐसा मानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कई सारे मोशंस, लोकोमोशन, मूवमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कई प्रकार के सिस्टम होंगे। उनका एक टिपिकली सिस्टम होगा। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ें नहीं होगी। आप 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, उन बातों को ध्यान रखते हुए समझिए। बर्जीलियस थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी आई, वो होलर एक्सपेरिमेंट। होलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। होलर के एक्सपेरिमेंट में होलर ने प्रिपेयर्ड किया, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। होलर प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड urea in the laboratory by heating inorganic compound ammonium sulfate and potassium cyanide। होलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रिपेयर किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया यूरिया इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में उन्होंने बनाया। ये किस मेथड से बनाया? हीटिंग मेथड से बनाया। क्या लिया इन्होंने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए? अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया। होलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक फैला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जिसका नाम था यूरिया। इन्होंने लेबोरेटरी में बनाया। इन्होंने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए थे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। इन दोनों का मिक्सचर करके इन्होंने हीट दिया और हीट दे के इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिस कंपाउंड का नाम है यूरिया। तो जो भी ये कंपाउंड्स लिए थे इन्होंने, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग कंपाउंड्स को समझ सकते हैं हम इनको। तो इन्होंने एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या अपन कैसे ऐसे कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया जिसकी सहायता से लेबोरेटरी में इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया। इस प्रकार की थ्योरी देने से होलर ने जो बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी उसका खंडन किया। बर्जीलियस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया और नया थ्योरी दी कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे भी बना सकते हैं। अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो देख सकते हो आप, NH4 2
SO4, इसे अपन बोलेंगे अमोनियम सल्फेट। दूसरा आपने अभी देखा पोटेशियम साइनेट KCNO। मेनली हमारे पास दो थ्योरी है, बर्ज़िलियस थ्योरी और वोलर एक्सपेरिमेंट। वोलर एक्सपेरिमेंट में इतना किया गया कि इन्होंने दो कंपाउंड्स लिए, अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया। इन दोनों का इन्होंने लेबोरेटरी में हीट करवाया, हीट करवा के मिक्सचर बना। मिक्सचर बनने के बाद में जो लास्ट हमारे पास कंपाउंड बना, लास्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो यूरिया था। ये इनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्होंने रिएक्शन के थ्रू हमें यह समझाया किस प्रकार से यूरिया बना। तो एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को देखिए। सबसे पहले हमने अमोनियम सल्फेट लिया है NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, प्लस 2 KCNO पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को अपन ने हीट किया है। ये आप एरो का साइन देख रहे हैं, एरो के साइन के पीछे वाला ये इनको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट्स, और एरो के साइन के आगे जो बना हुआ है इसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट्स। और ये इस साइन के ऊपर ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को अपन बोलेंगे हीटिंग का। हमने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, हमने इसको हीट दिया। हीट देने पर ये कन्वर्ट हुआ 2NH4 CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4। ये कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, K2SO4 NH4CNO। इस NH4CNO को हमने वापस लिया रिएक्टेंट के रूप में। यहाँ से जो प्रोडक्ट बना था उसको हमने वापस लिया, NH4CNO को ले लिया है। यहाँ पे NH4CNO के 2 मोल्स थे, हमने 1 मोल्स को लिया है। अपने वापस इसको हीट करवाया है, हीट करवाने पर ये टूटा और बना NH2CONH2। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स NH4CNO है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स NH2CONH2 है। NH2CONH2 को बोलते हैं यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रकार से रिएक्शन बनी, अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया और इसके मेथड के द्वारा यहाँ पे हमारे पास यूरिया बन गया। रिएक्शन कैसे हुई वो देख लेते हैं हम। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आई है। हमारे पास ये अमोनियम सल्फेट, ये पोटेशियम साइनेट है। आप जानते हो हमारे पास NH4 है, तो हमने 2 NH4 लिए। एक 1 NH4 के पास +1 चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे +1 लगा दिया। आप जानते हो NH4 2 है, तो एक के पास +1 होता है, दो के पास कितने हो गए +2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप SO4। मैंने आपको बताया था किसी भी मिक्सचर को हम बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। यहाँ पे +2 चार्ज आ चुका है, तो SO4 पे -2 चार्ज होना चाहिए। SO4 पे बेसिकली -2 चार्ज होता है, तो SO4 पे -2 चार्ज। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, दोनों ने रिएक्शन की, क्या बना है NH4 आगे 2 KCNO पोटेशियम साइनेट, इसको देख लीजिए। पोटेशियम साइनेट यहाँ पे आपको पता है कि 2 मोल्स है पोटेशियम साइनेट के, तो आप जानते हो यहाँ पे 2K है। एक के पास +1 चार्ज होता है, 2K के पास +2 चार्ज होगा। CNO के पास एक के पास -1 चार्ज होता है, तो 2 के पास -2 चार्ज होगा। तो +2 और -2 इक्वल कैंसिल न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 KCNO बन जाएगा। हमने यहाँ पे हीट दिलाई। हीट दिलाने के बाद में हमने इस रिएक्शन को पूरा करने की कोशिश की। रिएक्शन को पूरा किया तो हमारे पास यहाँ पे बना 2NH4 CNO प्लस K2SO4। कैसे बना देखिए, यहाँ से NH4, इसमें जो प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है वो इसके नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप से जुड़ेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज वाले से जुड़ेगा। मीन्स ये है यहाँ पे हमारे पास NH4 प्लस है, वो पॉजिटिव चार्ज है। इस एरिया में जो नेगेटिव होगा उससे जाके जुड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव कौन है, CNO। NH4 किससे जुड़ जाएगा, CNO से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अगली अपन रिएक्शन करें, अगली अपन रिएक्शन करेंगे तो 2 KCNO है। इसमें देखिए कौन बाकी रह गया, एक पॉजिटिव चार्ज वाला बाकी रह गया। पॉजिटिव चार्ज मीन्स के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला बाकी रह गया, कौन है, SO4। K2 है हमारे पास, K2SO4 बन गया। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, फिर हमने क्या किया था, इसको एक बार वापस लिया था,
इस प्रोडक्ट्स को अपने वापस लिया था NH4CnO। NH4CnO के कितने मोल्स लिए थे, 1 मोल्स लिया था। NH4CnO 1 मोल्स ले लिया। NH4CnO को तोड़िए, हीट कराते हैं, हीट कराएंगे तो टूटेगा। यहाँ पे देखिए NH4 पहले NH2 में टूट गया। अब आप जानते हो NH4 से NH2 तो निकल गया, तो बाकी क्या रह गया यहाँ से H2। यहाँ पे आपको एक N दिखाई दे रहा है, N और H2 दोनों मिल गए और बाकी क्या बच गया CO। इस प्रकार से हम NH2CO NH2 को जोड़ सकते हैं और यूरिया बन गया हमारा। इस प्रकार से जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यूरिया वो बन गया। आगे देखिए कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन एटम। हम मेनली कार्बन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन एटम के कैरेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कार्बन एटम के जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा कार्बन किस प्रकार की रिएक्शन कर सकता है, किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट पॉइंट है द एटम विथ एटॉमिक नंबर 6 इन पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड एज कार्बन एटम। द एटम, कोई एटम यानी मीन्स ये एटम है। अभी हम कार्बन को क्या मान सकते हैं, एटम मान सकते हैं। आपने पढ़ा है 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें सारे एटम अरेंजमेंट तरीके से रहते हैं। तो वो एटम एटॉमिक नंबर जिसका 6 है, यानी कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जो 6 नंबर पे आया है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, उसका नाम है कार्बन एटम। तो द एटम विथ एटॉमिक नंबर 6 इन पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड एज कार्बन एटम। इसका दूसरा पॉइंट, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल C। आपका जो C होता है C से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कार्बन को। कार्बन कितने नंबर पे एटॉमिक नंबर इसका है, 6 नंबर है। कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में है। थर्ड पॉइंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना सीखा था क्लास 9th में। तो आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज 6 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सबसे पहले 1s में भरते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 2 इक्वल 6 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर दिया। इस प्रकार से इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। वैलेंसी मीन्स हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स को या कितने एटम्स को ये जोड़ सकता है, वैलेंसी कार्बन एटम इज 4, यानी कहने का मीन्स है कि ये जो कार्बन एटम है वो अपने चारों तरफ 4 एटम्स को जोड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल्स लीजिए, बाय 4 मोनोवेलेंट एटम। यहाँ पे 4 मतलब 4, मोनो मीन्स 1, वैलेंट मीन्स मोनोवेलेंट मीन्स होता है केवल ये जो आप देख रहे हो वो एक सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल कार्बन है, वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम समझेंगे किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अभी आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन ने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, चारों तरफ से जोड़ रखा है। ये सिंगल बॉन्ड है, एक ही आपको यहाँ पे बीच में लाइंस दिखाई दे रही है तो ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन अपने चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ रखा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कार्बन है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया CCl4 का। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जिस प्रकार से हाइड्रोजन को एक चारों तरफ जोड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन को भी इसने जोड़ लिया। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, एक कार्बन के लिए एक, टेट्रा मतलब 4 के लिए टेट्रा आता है। हम थोड़ी देर बाद में अगले लेसन में या उससे अगले लेसन में समझेंगे कि टेट्रा क्या होते हैं, टेट्रा क्लोराइड। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, बाय 2 मोनोवेलेंट एंड 1 बाईवेलेंट एटम्स। बाय 2 मोनोवेलेंट, मोनो मीन्स क्या होगा, 1 यानी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स पाए जाएंगे एंड 1 बाई मीन्स होता है डबल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। क्या लिखा है, बाय 2 मोनोवेलेंट, मोनो मतलब 2 सिंगल बॉन्ड होंगे एंड 1 बाईवेलेंट, एक डबल बॉन्ड होगा। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा
पहले ये कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन एटम पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम समझेंगे किस प्रकार से ये बॉन्डिंग होती है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। बाय वन मोनोवेलेंट एंड वन ट्राईवेलेंट एटम। मोनो मीन्स क्या होता है? वन, यानी कहने का मीन्स यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एंड वन ट्राईवेलेंट मतलब ट्राई मतलब होता है 3, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। हमने एक एग्जांपल लिया HCN, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हमने कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। अगला एग्जांपल देखिए, बाई 2 बाईवेलेंट एटम्स। बाई मतलब 2, तो कहने का मीन्स जो कार्बन है वो दो डबल बॉन्ड बना रहा है। CO2 एग्जाम्पल लिया, CO2 को जोड़ दीजिए, एक कार्बन बीच में रखिए, ऑक्सीजन इधर, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कुछ कार्बन के कैरेक्टर्स हो चुके हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आप जो भी ये पढ़ाया गया है, जितने भी पेज पढ़ाए गए हैं, उन सभी पेज को अपनी नोटबुक में उतारोगे, समझोगे और इनको रीड करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लोगे। थैंक्स।